हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल षष्ठी स्टडी पॉइंट। और आपको पता है ई दृष्टि नवत्र की बुक से हम मई मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2023 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर जा चुकी हैं इससे रिलेटेड, यानी कि जो नवत्र का मई का एडिशन है उसकी बात कर रही हूँ। उसकी 3 वीडियो अपलोडेड हैं, ये चौथी वीडियो होने वाली है। डेली मॉर्निंग को ये वीडियो अपलोड हो जाती है चैनल पर। आप जाके जो पुरानी वीडियो है देख सकते हैं। और ये इस बुक में जो है पूरा क्वेश्चन उसके साथ पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और आज हम जो बात करेंगे वो वैज्ञानिक परिदृश्य से करेंगे, ठीक है। और रक्षा और विज्ञान संक्षिप्तकी से लेकर यहाँ पर बात होने वाली है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। INS विक्रांत पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग, ठीक है। INS विक्रांत पर लड़ाकू विमान की जो है लैंडिंग कर दी गई है। तो इसके बारे में पूरा दिया जा रहा है कि विमान वाहक पोत INS, विमान वाहक होता है ना, विमान को ले जाने वाला जो पोत है INS विक्रांत, ठीक है, पर पहली बार किस लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग की गई है। तो वो है इसका आंसर MiG MiG-29K, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे देखो, ये पूरा इतने अच्छे से दे रखा होता है। तो INS विक्रांत के लड़ाकू विमान पर जो लैंडिंग हुई वो 24 मई 2023 को हुई। कहाँ पर? अरब सागर में। और नाम मैंने आपको बता ही दिया, MiG-29K। और MiG-29K के बारे में यहाँ पे देखो पूरा लिखा है। ये रूसी मूल का लड़ाकू विमान है और विकसित मिकोयान ब्यूरो द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना ने 16 MiG-29K लड़ाकू विमान के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2004 में रूस से अनुबंध किया था कि हमें 16 ये वाले चाहिए, ठीक है, MiG-29K। और इसके साथ यहाँ पर INS विक्रांत के बारे में यहाँ पर पूरी बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 2009 में और राष्ट्र की सेवा में इसे समर्पित किया गया 2022, यानी कि 2 सितंबर 2022 को। भारतीय नौसेना को ये 28 जुलाई 2022 को सौंपा गया था। और इसका निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था। निर्माण वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया और जलावतरण 2013 में। और स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत है, ये स्वदेश में ही हमारे बना है INS विक्रांत, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इससे संबंधित मुझे लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अगर एग्ज़ाम में आए तो आप ना कर पाएँ। भारतीय वायुसेना द्वारा विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई मई 2023 में। तो कौन से किस विमान पर? तो MiG-21 पर जो है रोक लगा दी गई। अब MiG-21 क्या है? तो ये भारतीय सेना का, वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मई 2023 में भारतीय वायुसेना के द्वारा इस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई। हाल ही में हुई इस विमान की कुछ दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इस विमान की कुछ दुर्घटना हो गई है, इसलिए यहाँ पर रोक लगा दी गई। अब इसके बारे में MiG-21 क्या चीज़ है ये पूरा दिया है। वर्तमान में ये भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों में से एक है। इसे पहली बार 1963 में एक इंटरसेप्टर विमान के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद यह एकल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है और सिंगल सीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो ये MiG-21 के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई। वायुसेना के 6 विमान है, उसमें 5 के बारे में यहाँ पे देखो बताया था कि 6, ये दिखा है पूरा यहाँ पे कि 6 जो लड़ाकू विमान है उनमें से एक तो MiG-21 है। अब 5 के बारे में ये दिया है, 5 कौन से हैं? तो 5 में देखो पहला है MiG-29, दूसरा है तेजस, तीसरा है सुखोई 30 MKI और चौथा है राफेल और 5वां है मिराज 2000। तो आपको 6 लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना के पूरे 6 उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन है एयर एशिया की उड़ान I-5767, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो पुणे से नई दिल्ली तक हुआ, ठीक है। पुणे मुंबई के पास है, वहाँ से नई दिल्ली तक। ये देखो इसकी वाणिज्यिक उड़ान हुई तो ये 19 मई 2023 को हुई, पुणे से नई दिल्ली तक। अब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ये SAF के बारे में ईंधन का उपयोग करते हुए पहली वाणिज्यिक उड़ान से संबंधित मुख्य तथ्य यहाँ पे दिए हैं। और SAF के बारे में भी आपको यहाँ पे क्या है, पूरा सतत विमानन ईंधन मिश्रण से ये संबंधित है। और यहाँ पर ये देखिए एयरलाइंस का नाम है एयर इंडिया, उड़ान संख्या I-5
367 किसकी साझेदारी में उड़ान भरी? प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ। SAF ईंधन की आपूर्ति जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा की गई। SAF मिश्रण प्रतिशत 1% था। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा ये लिखा हुआ है, देखिए भारत में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हो, शुद्ध शून्य हो जाएगा हमारा कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया है। मेक इन इंडिया प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया कि इंडिया में सब कुछ हो, बाहर से हमें कुछ खरीदना ना पड़े। इंडियंस ही इतने कर्मठ, वो इतने जब होशियार हैं तो वो ये सब काम क्यों ना करें। यदि वर्ष 2025 तक जेट ईंधन में 1% SAF सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तब भारत को लगभग 14 करोड़ लीटर SAF की आवश्यकता होगी। 5% SAF मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो भारत को 70 करोड़ लीटर SAF की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये SAF के बारे में देखो पूरा दिया है। SAF क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है। SAF क्या चीज़ है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एविएशन माने क्या होता है? वायु में जो चीज़ उड़ती है उसके लिए है, तो वायु में उड़ने के लिए जो फ्यूल है उसके बारे में है। SAF एक ऐसा ईंधन है जिसके उत्पादन, वितरण और दहन के जीवाश्म जेट ईंधन की तुलना में 75% कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ये अन्य हानिकारक उत्सर्जन गैस, पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर को 90 से 100% तक कम करता है। तो SAF के बारे में भी आपको यहाँ पता चल गया SAF क्या है और पूरा यहाँ पर जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर शॉर्ट में दी होती है उसकी पूरी डिटेल जानकारी इसकी वीडियो के लास्ट में दी रहती है, हर क्वेश्चन के लास्ट में। एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कहाँ पर शुभारंभ किया है इसका? तो हैदराबाद में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला। ठीक है, 15 मई 2023 को शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित कहाँ किया? राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में। ठीक है, हैदराबाद में। इस प्रयोगशाला में जैव कीटनाशकों और जैव नियंत्रण एजेंटों के लिए उत्पादन पद्धतियों पर अनुभव प्रदान करने की सुविधा है। इनमें प्रेडेटर्स जो होते हैं और पैरासाइट्स, ठीक है, और एंटोमोपैथोजेनिक, ठीक है, एंटोमोपैथोजेनिक जो होते हैं कीट जैसे होते हैं उनके बारे में। और ये प्रेडेटर्स वो होते हैं जो जैसे आपने टिड्डा वगैरह देखा होगा, इन्हें कहते हैं कवक, जैव उर्वरक, NPP, फेरोमोन और वनस्पतियाँ शामिल हैं। इस नवीन एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला में एक कीट संग्रहालय, देखो आ गया एंटोमोलॉजी से रिलेटेड, खरपतवार संग्रहालय, प्रदर्शन हॉल, प्राकृतिक कृषि प्रकोष्ठ आदि होंगे जहां पर कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीटों और खरपतवार के नमूनों को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित और जीवित रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अब आ जाते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा दिया है। कथन पूरे पूछें तो कथन ना बताते हुए हम यहाँ पर पूरा बता दे रहे हैं आपको। 14 मई 2023 को इसका परीक्षण किया गया। कहाँ से? भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ से। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। इस मिसाइल को DRDO है हमारी इंडिया में, और रूस के NPO मशीनों एस्टोनिया के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरो स्पेस द्वारा निर्मित किया गया है इस मिसाइल को। और इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 290 से 350 किलोमीटर तक इस बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इस मिसाइल के बारे में और भी है। यह है लंबी दूरी की सतह से इस सतह पर मार करने वाली मिसाइल नौसैन्य संस्करण है। ये लगभग 2.8 मैक की गति से वार करने में सक्षम है। विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे जहाज़ों, विमानों और ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है, कहीं से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। अगला आ गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। ठीक है, चेक इन के बारे में है। 2023 में किस एयरलाइन ने सारा नाम विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है? तो वो है एमिरेट्स ने। किसने? एमिरेट्स ने। यहाँ पर पूरा सारा नाम का, तो यहाँ पर पूरा लिखा है उसका नाम क्या है, रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का सारा नाम है उसका। और दुबई स्थित एयरलाइन, दुबई में स्थित है एयरलाइन जो इसका नाम है एमिरेट्स, इसके द्वारा इसको जो है बनाया गया है। और इस नवीनतम नवाचार का अनावरण जो है 27 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया।
अब ये जब दुबई का है तो दुबई के बारे में पूरा दिया है। ये सुविधा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के ICD ब्रुकफील्ड प्लेस से शुरू की गई है। ये सिस्टम एक नए सिटी चेक इन ट्रबल स्टोर का हिस्सा है, जिससे दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च किया जाएगा। सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरे का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगी। सारा रोबोट पोर्टेबल भी है, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इधर उधर ले जाया सकता है। सारा के साथ यात्री अपनी उड़ान 24 घंटे पहले और 4 घंटे पहले तक अपना सामान चेक इन और ड्रॉप कर सकते हैं। चेक इन और ड्रॉप आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको पता चलता है वहाँ पे चेक इन और ड्रॉप क्या चीज़ है। अगला यहाँ पे है भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। ठीक है, लॉजिस्टिक ड्रोन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, पहला है कहाँ पे, तो इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा, और इसे निर्मित किया है उड़ीसा स्थित स्टार्टअप बोनबी एरो द्वारा। 20 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च किया गया और परिवहन क्षमता जो है 10 किलोमीटर से अधिक 50 किलोमीटर बाहर ले जाने तक की है इस ड्रोन की। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा यहाँ पे दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी के पूर्वी कमान की तवांग में 8000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोमीटर कार्गो ले जाने वाले इस R-MOVE-1 इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। यानी कि ये उड़ने वाला व्हीकल जो वो तो होता ही है, ड्रोन उड़ता है ऊपर। अगले चरण में इस स्टार्टअप का लक्ष्य अपने प्रमुख प्लेटफॉर्म RM-002 को विकसित करना है, जो 40 किलोमीटर से अधिक 200 किलोग्राम माल का सामान को ऊपर ले जाना है पहाड़ों पर, उसके लिए है ये। ठीक है, ये लिखा है पूरा। बोनबी एरो एक IIT मंडी, AICCV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा और नीति आयोग समर्थित उद्यम है, जो कार्गो परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन निर्मित करता है। अब यहाँ पर ये इसकी बोनबी एरो के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसको बोनबी एरो ने ही निर्मित किया है। INS मगर क्या चीज़ है इसके बारे में, तो INS मगर देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये लिखा है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। INS मगर 1987 में चर्चा में क्यों है, मई 2023 में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो गया। ये भारतीय नौसेना का सबसे पुराने लैंडिंग पोतों में से एक है। ठीक है, INS जिस आगे लगा रहता है तो ये होता है लैंडिंग पोत होते हैं, पोतों को ले जाने वाले ये। ठीक है, इस पोत ने समुद्र सेतु समेत कई अभ्यासों और मानवीय मिशनों में भाग लिया। यह कोविड-19 के दौरान विश्व के विभिन्न हिस्सों से 4000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के अभियान में भी ये शामिल था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसरो का पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन, तो ये आप समझ रहे होंगे डिस्पोजल करने से संबंधित है। तो ये लिखा है कि इसरो ने मार्च 2023 में किस उपग्रह का पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन पूरा किया, तो ये किया GSAT-12 का। किसका? GSAT-12 का पूरा यहाँ पे लिखा है। किस उपग्रह का? GSAT-12 का। अब देखो GSAT-12 के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। GSAT-12 इसका पूर्ण रूप जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट नाम है। ये एक प्रकार का संचार उपग्रह है। ये 12 विस्तारित सी बैंड ट्रांसपोंडर ले जाने वाला उपग्रह है। ठीक है, ये उपग्रह है किसे ले जाता है? सी बैंड ट्रांसपोंडर। इसे 15 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था। ये मार्च 2021 तक 83 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित था। ठीक है, इसे वहाँ पर स्थापित है। ये मार्च 2020 में इसके प्रतिस्थापन उपग्रह CMS-1 के प्रक्षेपण के बाद इसे 47.96 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानांतरित किया गया था। GSAT-12 डीकमीशनरिंग के से पहले PMD से गुजरने वाला 23rd जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह से रिलेटेड है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का नाम क्या है दक्षिण एशिया की? तो इसका नाम है रामबाण। क्या नाम है? रामबाण। तो ये देखो, इस रामबाण देखो पूरा लिखा है। ये 18 अप्रैल 2023 को जो है इसका प्रदर्शन हुआ। कहाँ? पणजी, गोवा में।
इसका रामबाण की फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3+ एडवांस ऑग्यूमेंट नेटवर्क, ठीक है। ये भारत और दक्षिण एशिया की प्रथम स्तर 3 की वायु सुरक्षा लैब है। मेड इन इंडिया है रामबाण, ICMR द्वारा विकसित है। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्वचालित राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है RNA, ठीक है, निस्सारित ये जो एक्सट्रैक्टर होता है रियल टाइम PCR मशीन से संपन्न, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। सुविधाएं 20 से 80 डिग्री रेफ्रिजरेटर और जैव सुरक्षा कैबिनेट, ये इसमें वो हैं, क्या हैं वो जो फैसिलिटी हैं। और बायो सुरक्षा लैब का मतलब आप समझ जाइए, यानी कि आपका जो बायोलॉजिकल मटेरियल है DNA, RNA, राइबोसोम्स, इन सब की सुरक्षा करना, ठीक है, इन सबको सुरक्षित रखना। तो इसीलिए यहाँ पर उनका एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है। देखिए एक्सट्रैक्टर है, ये अपने आप RNA को निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, PCR मशीन के थ्रू। PCR मशीन तो इसके थ्रू इसमें पूरा ये लिखा है कि ये रेफ्रिजरेटर का काम करेगा और जैव सुरक्षा एक कैबिनेट का भी काम करेगा। एक रेफ्रिजरेटर समझ लीजिए, उसमें इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं RNA वगैरह को। स्टारशिप है विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट, विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट है, ठीक है। स्टारशिप के बारे में यहाँ पर है, तो ये लिखा है कि स्टारशिप जो है विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट है। स्टारशिप पुनः प्रयोज्य रॉकेट वाहन है। ये कंपनी SpaceX का रॉकेट है। ये सब सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा लिखा है किसका है, SpaceX का है। कहाँ से, टेक्सास USA से 20 अप्रैल 2023 को इसका परीक्षण किया गया। स्टारशिप में विस्फोट के कारण, स्टारशिप में क्या हुआ, विस्फोट हो गया, इसलिए परीक्षण असफल रहा। SpaceX का स्टारशिप विश्व का सबसे भारी और ताकतवर रॉकेट वाहन है, रॉकेट को ले जाने वाला। गौरतलब है SpaceX के अंतरिक्ष यान और सुपर हैवी रॉकेट को संयुक्त रूप से स्टारशिप कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त रूप से हैवी रॉकेट को और अंतरिक्ष यान को, दोनों को मिलाकर स्टारशिप कहा जाता है। पूरा यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसमें ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और मीथेन का उपयोग किया गया था। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल ग्रह और उसके आगे ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे दिया है। अगला है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण ये पूरा दिया है। समुद्र आधारित एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक है, हिंदी में समझ में भी नहीं आता, एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 21 अप्रैल 2023 को हुआ। किसके द्वारा, DRDO के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर नौसेना बेस में। अब इस परीक्षण का उद्देश्य दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के प्रभाव को लक्षित करना और नष्ट कर देना है। ये है दुश्मनों से रक्षा करना। ये भारत नौसेना को BMD क्षमताओं वाले देशों के विशिष्ट समूह में स्थान दिलाएगा। इससे पूर्व DRDO ने सतह आधारित BMD प्रणाली की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अगला है पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023। तो पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 के बारे में पूरा यहाँ पर दिया है। कहाँ पे हुआ, 2 से 8 मई के बीच सिंगापुर में ये किया गया, ठीक है। और भारतीय नौसेना आसियान नौसेना के साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करना। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली जो था शामिल हुआ। स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सतपुरा जो है इसमें शामिल हुआ। इस अभ्यास का क्या है, हार्बर ब्रिज बंदरगाह चरण 2 से 4 मई 2023 के मध्य चांगी नौसेना बेस पर, और सी फेज समुद्री जो था ये बंदरगाह वाला ये समुद्री चरण 7 से 8 मई के मध्य दक्षिण चीन सागर में हुआ। ये जहाज सिंगापुर में अपने पोर्ट कॉल के दौरान सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उसमें भाग लेंगे सुरक्षा में, ठीक है। कौन कौन से, ये दोनों जहाज INS दिल्ली और INS सतपुड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यही तो है यहाँ पे, हाँ यही है, ठीक है। अगला यहाँ पे अगला है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर 2023 के बारे में इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, किस किस के बीच होता है ये। तो अजय वॉरियर जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये 7वां संस्करण था, ठीक है।
और 27 अप्रैल से 21 मई के बीच हुआ। ये द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, 2 वर्षों में एक बार होता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सैली सवरी मैदान यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ, यूके और भारत के बीच होता है। ये बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, जैसे इस बार यूके में हुआ तो 2 साल बाद इंडिया में होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना, एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना और संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत शहरी अर्ध शहरी माहौल में कंपनी स्तरीय उप पारंपरिक संचालनों को करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड पोस्ट अभ्यास और कंपनी स्तर पर क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास करना शामिल है। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2021 में हुआ था, चैवटिया उत्तराखंड में, यानी कि भारत में हुआ, तभी तो इस बार यूके में हुआ है ना। तो ये चीज़ है। अब इसके साथ भारत और यूके के साथ अन्य अभ्यास होते हैं। एक है अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 वायुसेना के बीच में, मार्च 2023 में हुआ जामनगर गुजरात में। एक अभ्यास होता है यूके और भारत के बीच, अभ्यास कोंकण, तो ये अरब सागर के कोंकण तट पे हुआ और कब हुआ? 20 से 22 मार्च 2023 के बीच। तो यूके के साथ और भी अभ्यास होते हैं, उनको बारे में हमने पढ़ लिया। उड़ान 5.0 क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पूरा इम्पॉर्टेंट है ये। तो उड़ान 5.0 के 5वें चरण की शुरुआत हुई, इसलिए 5.0 है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, और इसे शुरू किया गया बोली प्रक्रिया के 4 सफल दौर के बाद। और उद्देश्य क्या है? देश की दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, आपस में बढ़ें, एक साथ जुड़ें दूर दराज के क्षेत्र, और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक हवाई जहाज़ के द्वारा जा सकें, जिससे कि जो लोग जाना चाहें वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जा सकें। ठीक है, उड़ान 5 की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये चरण केंद्रित है। श्रेणी 2 20 से 80 सीटों और श्रेणी 3 में 80 से 80 सीटें हैं, ये सब है। ठीक है, और पहले चरण की 600 किलोमीटर की सीमा समाप्त, और उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी में कोई प्रतिबंध नहीं। प्रदत्त व्यवहारिक अंतर वित्तीय सहायता की को प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिए ऊपरी सीमा का निर्धारण 600 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि पूर्व की सीमा 500 किलोमीटर, ये सब इसमें दिया हुआ है। एक रूट पर एक एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग अलग नेटवर्क में हो, चाहे एक ही नेटवर्क में हो। एयरलाइन से संबंधित ये पूरा दिया हुआ है उड़ान 5.0। ठीक है, उड़ान से ही आप समझ गए होंगे। अब खेल परिदृश्य में यहाँ पे आ जाते हैं। खेल परिदृश्य में टेनिस का क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, इटालियन ओपन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इटालियन ओपन जो है पुरुष एकल की बात की जा रही है। तो ये पूरा है, इसका जो आयोजन है वो 9 से 21 मई के बीच हुआ, रोम इटली में हुआ टेनिस प्रतियोगिता। ठीक है, इटालियन ओपन पुरुष में जो है वो विजेता रहे डेनिल मदेदेव रूस के, और उपविजेता रहे होल्ग रूने डेनमार्क के। ठीक है, पुरुष एकल की बात हो रही है, और यहाँ केवल एकल देख लेते हैं। महिला एकल में एलेना रिवाकिना कजाकिस्तान की विजेता रहीं, और उपविजेता अनहेलिना कलीनिना यूक्रेन की उपविजेता रहीं। तो ये आप बस इतना पढ़ लीजिएगा इटालियन ओपन के बारे में, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के अब टूर्नामेंट आने लगे हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में। गोल्डन ओपन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है। 30 अप्रैल 2023 को संपन्न गार्डन ओपन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2023 पुरुष का एकल खिलाफ किसने जीता? तो समित नागल ने। ये देखो, इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? रोम इटली में, 15वां संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन 24 से 30 अप्रैल 2023 के बीच हुआ। और यहाँ पर ये देखो, पुरुष युगल का विजेता जो है निकोलस वेरिएंटोस एंड फ्रांसिस्को कावराल रहे, और पुरुष एकल में जो है वो विजेता सुमित नागल रहे भारत के, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और उपविजेता जैस्पर डी डोंग रहे नीदरलैंड के। तो इसको याद कर लेना, गार्डन है ये। ठीक है, गार्डन ओपन चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता है, ये भारत इसमें विजेता रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है सरपस्का ओपन 2023, क्या है भाई? इसी टाइप के क्वेश्चन आने लगे, इसलिए पढ़ लीजिएगा। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो है दुसान लाजोविच ने जीता, और ये जो है अप्रैल में आयोजित किया गया था, और बंजा लुका बोस्निया एंड हर्जोगोनिया में किया गया था। विजेता जो रहे जेमी मुरे ब्रिटेन के, और माइकल वीनस युगल में हैं, और वैसे एकल में जो है दुसान लाजोविच हैं। तो ये भी टेनिस प्रतियोगिता याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी टेनिस प्रतियोगिता है। W25 नॉटिंघम
ठीक है। ये भी टेनिस प्रतियोगिता है, लेकिन ये महिला की टेनिस प्रतियोगिता है। और ये जो है किसने जीता है, तो इसमें जो है राटुआ भोसले भारत की विजेता रही हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और जोहानी क्रिस्टीना ये डेनमार्क की उपविजेता रही हैं। तो इसको W25 नटिंघम, इसको भूलिएगा मत। और 30 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर खेला गया, नटिंघम में ही खेला गया। मेजबान देश ब्रिटेन था, इसको याद रखना। और विजेता जो है महिला युगल में भी देखो ये रही हैं राटुआ भोसले और एरियानो हार्टनो नीदरलैंड की ये विजेता रही हैं, ठीक है। तो युगल में भी महिला रही है भारत की और एकल में भी, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अब एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर है WTT चैम्पियन मकाओ 2023 के बारे में, यहाँ पे ये भी टेनिस प्रतियोगिता है। तो इसको किसने जीता है, तो यहाँ पर इसको उत्तर एलेक्सिस लेबुरन ने जीता, एलेक्सिस लेबुरन ने जीता। और ये चीन में हुई टेबल टेनिस की प्रतियोगिता है। बान चुकिंग चीन के जो है विजेता हैं, और उपविजेता मान लुआंग वो भी उपविजेता चीन के ही हैं। तो ये चीन से रिलेटेड है, ठीक है, इसको याद रखना। ये चीन में यहाँ पर चीन में ही आयोजित हुई, चीन के ही विजेता उपविजेता। अगली टेनिस प्रतियोगिता है पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। इस महिला खिताब इसमें किसने जीता, तो इसमें ईगा स्वियाटेक, ठीक है, इन्होंने जीता। और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पोलैंड की हैं विजेता, और उपविजेता एरिना सबालेंका बेलारूस की रहीं। और WTA 2023 में इसको प्रतियोगिता का आयोजन था, अप्रैल में हुआ था। और स्टुटगार्ट जर्मनी में इसका आयोजन किया गया, आयोजन स्थल जो है। अब यहाँ पे आ जाते हैं टेनिस प्रतियोगिता में BMW जो है वो प्रतियोगिता के बारे में पूछा जा रहा है। इसको किसने जीता, होल्गन रूने ने जीता। किसने जीता, होल्गन रूने ने। यहाँ पे पूरा है डेनमार्क के हैं ये। उपविजेता जो हैं वॉटिक वनडे जेट्सचुल्ग हैं नीदरलैंड के। और इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, म्यूनिख जर्मनी में। और ATP सत्र 2023 की टेनिस प्रतियोगिता है, अप्रैल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। पुरुष के बारे में फिर बार्सिलोना ओपन, ये भी टेनिस प्रतियोगिता। कितनी सारी ये टेनिस प्रतियोगिता होती है, पुरुष एकल के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है वो विजेता जो है कार्लोस अल्काराज हैं स्पेन के, और उपविजेता स्टेफानोस सिपास हैं यूनान ग्रीस के, ठीक है। अब क्रिकेट के बारे में आ जाते हैं। तो क्रिकेट की जो इसके बारे में दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग उस वीडियो को पूरा देख पाएँ। क्रिकेट हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, इसके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे। और वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।